हे गाइस, पिछले वीडियो में अपन ने एनबीएफसी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि एज एन एनबीएफसी अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको कौन सी दो चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम आरबीआई, और मिनिमम नेट ओन फंड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे 25 लाख से लेकर 100 करोड़ तक। तो ये अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे इसको। सबसे पहला टॉपिक जो अपन को करना है अभी वो है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब पिछले वीडियो में अपन ने ऑब्टेनिंग के बारे में पढ़ा था कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे ऑब्टेन करना है। अब अपन कैंसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अंडर सेक्शन 45 आई ए। 45 IA के अंदर ये कैंसिल भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन इन द आरबीआई एक्ट। इफ सच कंपनी ceases to carry on the business of non-banking financial institution in India। अगर ये सीज कर देती है, मतलब बंद कर देती है बिल्कुल ही एनबीएफसी का बिजनेस कैरी आउट करना। सेकंड, हैज़ फेल्ड to comply with any condition subject to which the certificate of registration had been issued to it। यानी जिन कंडीशंस के तहत इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू किया गया था, इन्होंने उनमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं किया, और सिंस इट इज़ अ फेलियर ऑन देयर पार्ट, देयरफॉर उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। एट एनी टाइम fails to fulfill any of the conditions such as adequate capital structure and earning prospects, that is public interest, monetary stability and economic growth etc। अगर वो किसी भी टाइम किसी भी कंडीशन को फुलफिल करने से फेल हो जाते हैं, जैसे कि एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है इनका, अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है इनके पास, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इनका, तो उन केसेस में भी इनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जा सकता है। इट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शन जो इशू करे गए हैं ये कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इशूड बाय द आरबीआई अंडर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3B ऑफ द आरबीआई एक्ट। अब ये 3B क्या है अपन अभी आगे पढ़ेंगे। और फेल्स टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद the requirements of any law or any direction or order issued by the Reserve Bank of India under the provisions of Chapter 3B of the RBI Act, or fails to submit or offer for inspection its books of accounts and other relevant documents when so demanded by an inspecting authority of the Reserve Bank of India, or has been prohibited from accepting the deposits by an order made by the Reserve Bank of India under the provisions of Chapter 3B of the RBI Act, and such order has been in force for a period of not less than 3 months। तो सब सिंपल कंडीशंस है कि किन कंडीशंस में जो है इनका वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर गलत फहमी की वजह से कैंसिल हुआ, या फिर आपके पास कोई वैलिड एक्सप्लेनेशन है, अगर आप इनके इस एक्ट से अग्रीव्ड हैं तो आप क्या कर सकते हैं। A company that is aggrieved by the order of rejection of application for registration or cancellation of certificate of registration may prefer an appeal। आप अपील फाइल कर सकते हो within a period of 30 days from the date on which such order of rejection or cancellation is communicated to it। यानी जिस दिन इनको ये कैंसिलेशन या रिजेक्शन का ऑर्डर जो है दिया होगा, उस दिन से 30 दिन के अंदर आप एक अपील फाइल कर सकते हो अगेंस्ट दिस ऑर्डर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, and the decision of the central government where an appeal has been preferred to it, or of the bank where no appeal has been preferred shall be the final। तो जिनके पास भी आपने अपील डाली होगी वो डिसीजन उनका फाइनल होगा। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील डाली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। अगर आपने अपील बैंक के पास डाली है तो बैंक का डिसीजन फाइनल होगा। और अगर आपने कहीं भी अपील नहीं डाली है तो जो आपको ऑर्डर मिला है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब हम चलें आगे। Maintenance of percentage of assets according to section 45 IB of the Reserve Bank of India Act 1934, every NBFC shall invest and continue to invest in India in unencumbered approved securities। ये सब आरबीआई की प्रोविजन से बहुत सिमिलर है। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप आरबीआई एक्ट दोबारा पढ़ रहे हो। जिसने आरबीआई एक्ट अच्छे से क्लास में पढ़ा होगा उसको बहुत इजीली ये चैप्टर समझ आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इनफैक्ट पिछले अटेम्प्ट के बदले में ये अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है एंड ईजी हो गया है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट अभी इसमें है नहीं।
तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 IB ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एनबीएफसीज को इन्वेस्ट करना है और कंटिन्यू करते रहना है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। ये जो टर्म है अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, सबसे पहले तो सिक्योरिटीज़ हैं तो इनमें कोई भी आ सकता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, वॉटेवर। फिर बोला गया है अप्रूव्ड, यानी ये जो सिक्योरिटीज़ होंगी ये लॉ के तहत अप्रूव्ड होंगी। फिर आता है अनइनकम्बर्ड। अनइनकम्बर्ड का मतलब इन सिक्योरिटीज़ को कहीं पर भी मॉर्गेज नहीं किया गया है, ये कम्प्लीटली फ्री सिक्योरिटीज़ हैं, इनके ऊपर किसी का भी कोई भी चार्ज नहीं है। तो एनबीएफसीज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन अनइनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज़। किस प्राइस किस प्राइस पर वैल्यू होंगी ये? दे विल बी वैल्यूड एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस ऑफ सच सिक्योरिटीज़। मतलब करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एन अमाउंट विच एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन एनी डे शैल नॉट बी लेस देन 5% or such higher percentage not exceeding 25%, as the Reserve Bank of India may from time to time and by notification in the official gazette specify, of the deposits outstanding as at the close of the business on the last working day of the second preceding quarter. On the second preceding quarter. तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो अगर हम इसको एक एक करके पढ़ें तो ये कह रहे हैं कि आपको सबसे पहली बात कि अनएनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है सबसे पहले। दूसरी बात, ये जो सिक्योरिटीज़ होंगी इनका वैल्यूएशन जो है मार्केट वैल्यू से कम हो सकता है, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर वो कह रहे हैं कि कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, तो कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, कम से कम 5%, यानी मिनिमम जो है वो 5% है और मैक्सिमम जो है वो 25% है। तो 5% से 25% तक, जब तक कि आरबीआई कोई इससे ज़्यादा परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं कर दे, तब तक आपको 5 मिनिमम और मैक्सिमम 25% करना है इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट। तो ये परसेंटेज 5% और 25% तो ठीक है, लेकिन किस अमाउंट का 5 या 25%? तो वो कह रहे हैं जितने भी आपके डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग होंगे, जो भी आपके पास डिपॉजिट्स किए हुए हैं, वो जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स होंगे उनका कुछ परसेंटेज, दैट इज़ 5 to 25% मैक्सिमम, आपको इन्वेस्ट करना है इन इंडिया। इंडिया में आपको इतना अमाउंट इन्वेस्ट करके चलना है। तो ये जो डिपॉजिट्स की वैल्यू आप देखोगे, ये कब की देखोगे? एज एट द क्लोज ऑफ द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर। सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर मतलब अगर मैं ईयर के थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, यानी अक्टूबर टू दिसंबर, तो इसका सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा होगा? फर्स्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर इसका कौन सा होगा? इसके जस्ट पहले वाला क्वार्टर, यानी कौन सा? जुलाई से लेके सितंबर तक का। और सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा होगा? इस वाले क्वार्टर का भी पहले वाला, यानी फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो सेकंड प्रीसीडिंग, अगर मैं क्वार्टर नंबर 3 की बात कर रहा हूँ एक फाइनेंशियल ईयर के, तो इसका सेकंड प्रीसीडिंग क्वार्टर होगा क्वार्टर नंबर 1। तो उस क्वार्टर के लास्ट डे पर जो डिपॉजिट्स की वैल्यू होंगी, उन डिपॉजिट्स की वैल्यू का 5 से लेके 25% तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किस चीज़ में? इन अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में। तो इट मे बी नोटेड दैट अप्रूव सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है? अप्रूव सिक्योरिटीज़ मीन्स द सिक्योरिटीज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच बॉन्ड्स बोथ प्रिंसिपल both the principal whereof and the interest whereon shall have been fully and unconditionally guaranteed by any such government. तो बेसिकली अप्रूव सिक्योरिटीज़ का जो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें अप्रूव सिक्योरिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, उसमें यही लिखा है कि अप्रूव सिक्योरिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। अगर आप बॉन्ड्स की बात करते हो तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट का गारंटी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। Unencumbered approved securities includes the approved securities lodged by the non-banking finance company with another institution for an advance or any other arrangement to the extent to which such securities have not been drawn against or availed of or encumbered in any manner. तो unencumbered approved securities का मतलब क्या हुआ? It includes the approved securities that are lodged by the non-banking finance company with another institution for an advance or for any other arrangement to the extent to which such
securities have not been drawn against or availed of or encumbered in any manner. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई एनबीएफसी हूँ, मैंने किसी और कंपनी के साथ कोई अरेंजमेंट, किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ कोई अरेंजमेंट किया हुआ है। मान लीजिए मेरे पास जो सिक्योरिटीज़ थे वो 1000 नंबर्स में थे, ठीक है, 1000 सिक्योरिटीज़ थे, और मैंने वो 1000 की 1000 सिक्योरिटीज़ जो है वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास रखवा दी हैं, और मैंने उनको बोला है कि आप मुझे इस मतलब इसके एक्सचेंज में कोई हमारे बीच में अरेंजमेंट होगा या कुछ होगा। अब उस अरेंजमेंट के तहत इन 1000 सिक्योरिटीज़ में से अभी वो 300 सिक्योरिटीज़ जो है उन्होंने एज एन एनकम्बरेंस उसके ऊपर लगाकर अपने पास रखी है। जो रिमेनिंग 700 सिक्योरिटीज़ है वो अभी फ्री है, यानी उनके अगेंस्ट कोई भी ड्रॉ नहीं हुआ है, मतलब उनके अगेंस्ट मैंने कोई अमाउंट ड्रॉ नहीं करा है, और वो बिल्कुल फ्री है, कोई बेनिफिट भी मैंने उनके अगेंस्ट अभी अवेल नहीं करा है। तो यहाँ पर अगर मुझे एनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ देखनी होंगी तो वो कितनी होंगी, 300, क्योंकि उन 300 के बदले मैंने लोन लिया हुआ है, और जो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ होंगी वो होंगी 700। कुल मिलाकर 1000 नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ यहाँ पर हो जाएंगी। तो जो 700 सिक्योरिटीज़ है जिनके अगेंस्ट मैंने कुछ नहीं लिया, जो कि अभी खाली हैं, जो अवेल की जा सकती हैं, वो कहलाएंगी अनएनकम्बर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज़, क्योंकि इसमें लिखा ही है ना, और एनी अदर अरेंजमेंट टू द एक्सटेंट टू विच सच सिक्योरिटीज़ हैव नॉट बीन ड्रॉन against or availed of or encumbered in any manner. Further, the Reserve Bank of India may specify different percentage of investment in respect of different classes of NBFCs. आरबीआई चाहे तो अलग अलग एनबीएफसीज को अलग अलग इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज भी दे सकता है। तो जो उन्होंने विंडो दिया है फ्रॉम 5 to 25%, इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एनबीएफसी. For the purpose of ensuring the compliance, Reserve Bank of India may require every NBFC to furnish a return. To furnish a return to it in such form and in such manner for such period as may be specified by the RBI. तो आरबीआई जो है इन एनबीएफसी को बोल सकता है कि आप हमें कोई रिटर्न फाइल करके दो, या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आप फाइल करिए, और उस फॉर्म और मैनर में फाइल करें जिस फॉर्म और मैनर में ये लोग डिटरमाइन करेंगे, और एनबीएफसी को ये फॉलो करना ज़रूरी रहेगा, यानी मैंडेटरी रहेगा। ठीक है। If the amount invested by the non-banking financial company at the close of the business day एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस डे, मतलब जो जिस दिन हमारा बिजनेस ख़त्म हो रहा है, मतलब एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन एनी डे। इसका मतलब क्या होता है, हर दिन जब आप क्लोज कर रहे हो, जब आपकी क्लोजिंग हो रही है एवरी डे, तो उस दिन का अमाउंट आपको देखना है। इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन एनी डे फॉल्स बिलो द स्पेसिफाइड रेट, such company shall be liable to pay to the Reserve Bank of India in respect of such shortfall a penal interest at the rate of 3% per annum above the bank rate on such amount by which the amount actually invested falls short of the special specified percentage, and where the shortfall continues in the subsequent quarters, the rate of penal interest shall be 5% per annum above the bank rate on such shortfall for each subsequent quarter. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी आपको, अगर आपने नहीं करी और जो अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मान लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट विंडो यहाँ पर 5 से 25% का तक का उन्होंने दिया हुआ है, और मान लीजिए मेरे जो डिपॉजिट्स थे एट द एंड ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग क्वार्टर, अगर वो 1 लाख रुपीज़ तक के थे, तो एग्जाम्पल के तौर पर मुझे 5% इसका डिपॉजिट करना था या 5% इन्वेस्टमेंट करना था, तो 1 लाख का 5% होता है 5000। तो 5000 का इन्वेस्टमेंट मुझे करना मैंडेटरी था एज एन एनबीएफसी, क्योंकि यहाँ पर मैंशनड है। अब मान लीजिए कि मैंने 5000 का इन्वेस्टमेंट ना कर कर 3000 का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितना था मेरे एग्जाम्पल में, इट वॉज ₹5000, ठीक है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ₹3000। शॉर्टफॉल कितना हुआ है,
2000। तो ये जो यहाँ पर शॉर्टफॉल हो गया ना 2000 का, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा आपका 3% पर एनम से। और अगर ये शॉर्टफॉल आगे के क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू रहा तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बढ़कर हो जाएगी मेरी 5% पर एनम। ठीक है, इतना लिखा है इस पैराग्राफ के अंदर। तो बहुत इजी है समझना कि जितना स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट उन्होंने बोला है या इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला है, अगर आपने उतना स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो कोई शॉर्टफॉल हुई है उसके अंदर, तो 3% के हिसाब से आपको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम। और अगर वो शॉर्टफॉल सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू रहती है तो 5% के पेनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वो भरना पड़ेगा। The penal interest payable by the non-banking financial company shall be payable within a period of 14 days. 14 दिन के अंदर आपको ये ये penal interest भरना है from the date on which the notice is issued by the Reserve Bank of India demanding the payment of the same is served on the NBFC, and in the event of a failure of the NBFC to pay the same within the period, penalty may be levied by a direction of the principal civil court having jurisdiction in the area where an office of the defaulting NBFC is situated. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक तो 14 दिन के अंदर जो है, जिस दिन आपको नोटिस इशू हुआ है इंटरेस्ट के पेनल इंटरेस्ट का, उस दिन से 14 दिन के अंदर आपको ये पेनल इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई को पे करना है। अगर आप नहीं पे करते उस पीरियड के तहत, जो 14 दिन का पीरियड आपको दिया है, तो आपके ऊपर एडिशनल पेनल्टी जो है वो लेवी कर दी जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। जो आपके एरिया का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा या जिस कोर्ट के पास आपका जुरिसडिक्शन होगा, वो कोर्ट आपको जो है वो पेनल इंटरेस्ट का पेनल्टी का आपको और नोटिस इशू कर देगा। And such direction shall be made only upon an application made in this behalf to the court by the NBFC. And when the court makes a direction, it shall issue a certificate specifying the sum payable by the NBFC, and every such certificate shall be enforceable in the same manner as if it were a decree made by the court in a suit. तो एक तरीके से जो है जो कोर्ट होगा वो एनबीएफसी को एक डायरेक्ट करने वाला एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि आपको इतने इतने अमाउंट की पेनल्टी जो है वो कोर्ट में जमा करनी है। क्यों? क्योंकि आपने पेनल इंटरेस्ट टाइमली मैनर में पे नहीं करा है। और उस जो वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे आपसे डिमांड करने का, उस सर्टिफिकेट को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिस फॉर्मल तरीके से एक कोर्ट का जो सूट में जो डिसीजन आता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब यहाँ पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। ओके, क्लियर हुआ? इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, दोबारा से पढ़ेंगे आप इसको एक बार और वीडियो में देखिएगा एंड रीड इट वंस अगेन। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। चलिए आगे अब करते हैं रिजर्व फंड के बारे में। सेक्शन 45 IC of the Reserve Bank of India Act 1934 provides that every NBFC shall create a reserve fund, the transfer therein a sum not less than 20% of its net profit every year. 20% of the net profit every year as disclosed in the P&L account and before any dividend is declared. तो कम से कम 20% यानी 20% of the net profit हर साल आपको कहाँ डालना है? रिजर्व फंड में। पर याद रहे ये 20% ऑफ नेट प्रॉफिट जब हम कह रहे हैं तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो बिफोर डिविडेंड या बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ एनी सम फ्रॉम द रिजर्व फंड शैल नॉट बी मेड बाय द एनबीएफसी except for the purpose as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time। जिस रिज़र्व फंड में आप ये 20% डिपॉजिट करोगे ना, उस रिज़र्व फंड को आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ जो स्पेसिफाइड पर्पसेस हैं जो आरबीआई ने स्पेसिफाई करे हैं, उन्हीं पर्पसेस के लिए ही आप इन रिज़र्व फंड का पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। एंड एवरी सच अप्रोप्रिएशन शैल बी रिपोर्टेड टू द आरबीआई विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच विड्रॉवल। अगर आपने इस फंड से कुछ भी या रिजर्व से कुछ भी विड्रॉवल किया है तो आपको 21 डेज के अंदर अंदर आरबीआई को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है।
It may be noted that the Reserve Bank of India may, in any particular case, for sufficient cause being shown, extend the period of 21 days by such further period as it may thinks fit or condone the delay in making such report. अगर आप 21 दिन के अंदर नहीं दे पाते हो रिपोर्ट तो आरबीआई जो है वो 21 दिन के रिपोर्ट पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, प्रोवाइडेड आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो होता है, यानी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का मतलब एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप रीजंस एक्सप्लेन करते हो कि आप क्यों 21 डेज़ के अंदर जो है वो इनको नहीं दे पाए हो रिपोर्ट, कि आपने कहाँ कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आप नहीं दे पाते हो 21 डेज़ के अंदर तो वो आपको एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सबमिट करना पड़ेगा और उस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को देखने के बाद आपको एक्सटेंशन जो है वो मिल सकता है। ओके। The central government may, on a recommendation of the Reserve Bank of India and having regard to the adequacy of the paid up capital and reserves of the NBFC in relation to its deposit liabilities, declare by order in writing that the provisions of reserve fund shall not be applicable to the non-banking finance company for such period as may be specified in the order. तो अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो फिर ये रिजर्व की जो प्रोविजन है, यानी आपको 20% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है उसका रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस प्रोविजन को विड्रॉ कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टन फैक्टर्स कि आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल कितना है और दूसरी बात आपके पास डिपॉजिट्स कितने हैं, तो उन हिसाब से वो ये कंडीशन आपके लिए वेव कर सकता है। ओके। अब हम आगे चलें। अब अपन को पावर्स के बारे में पढ़ना है कि रिज़र्व बैंक की कौन कौन सी पावर्स है जो एनबीएफसी के ऊपर भी अप्लाई होती हैं, यानी रिज़र्व बैंक इनसे क्या क्या करवा सकता है। दीज पावर्स आर वेरी इजी, आपने काफ़ी एक्ट्स में इसको पढ़ा होगा। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में भी अपन ने इन पावर्स के बारे में पढ़ा था। जो नॉर्मली बैंकिंग कंपनीज के साथ रिज़र्व बैंक कर सकती है वही एनबीएफसी के साथ रिज़र्व बैंक कर सकती है। Powers of the Reserve Bank of India to remove directors from office. As per Section 45 ID of the Reserve Bank of India Act 1934, where the RBI is satisfied that in public interest or to prevent the affairs of the NBFC being conducted in a manner detrimental to the public interest or to the interest of the depositors or creditors or financial stability or for securing proper management of such company, it is necessary so to do. The Reserve Bank may, by an order and for the reasons to be recorded therein in writing, remove from office a director by whatever name called of such company other than government owned NBFC with effect from such date as may be specified in the said order. तो अदर देन गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी, यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की गई होगी एनबीएफसी, उनके अलावा बाकी की एनबीएफसीज में आरबीआई चाहे तो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है और उसके रिमूव करने के लिए वो एक ऑर्डर पास करेंगे जिसमें रीजंस लिखे रहेंगे कि आपको हम क्यों रिमूव कर रहे हैं, तो उन एनबीएफसीज को उस ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा और डायरेक्टर्स को रिमूव करना पड़ेगा। एक चीज़ जो सोचने वाली यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी जो है, क्यों उसके ऊपर आरबीआई का जोर नहीं चल रहा है, क्यों गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता। नो ऑर्डर removal shall be made unless the director concerned has been given a reasonable opportunity of being heard or making a representation to the bank against the proposed order. आपको पता ही है इंडिया में लॉ के तहत आप कोई भी ऑर्डर ऐसे ही पास नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपने सामने वाले को सुना नहीं या उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। It may be noted that if in the opinion of the Reserve Bank any delay will be detrimental to the interest of the said company or its depositors, the Reserve Bank may, at the time of giving the aforesaid opportunity, at any time thereafter, by order direct that, pending the consideration of the representation, if any of the directors shall not, with effect from the date of such order, act as such director in that company, in any way, whether directly or indirectly, be concerned with or take part in the management of the company. मतलब यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर रिज़र्व बैंक को ऐसा लगता है कि किसी भी डायरेक्टर की जो प्रेजेंस है वो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है और हम उनके रिप्रेजेंटेशन होने तक वेट नहीं कर सकते, तो हम एक इंटरिम ऑर्डर दे देंगे कि जब तक ये रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं तब तक ये उस कंपनी के डायरेक्टर के पोस्ट पर नहीं एक्ट कर सकते और ये किसी भी तरीके से दैट इज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भी पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है
कि लॉ के तहत आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, विच इज़ फेयर इनफ। हम भी मानते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन आपको मिलना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तब तक आप कंपनी के अंदर बहुत सारा हल्ला मचा चुके होगे। इसलिए बेटर है कि आप जब तक अपना रिप्रेजेंटेशन करो, हम आपको वाइड एंड इंटरिम ऑर्डर रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कंपनी के अफेयर्स में पार्ट नहीं ले सकते। When any order of removal, अब यहाँ पर आता है removal is made in respect of a director of a company, he shall cease, उस दिन से वो cease हो जाएगा to be a director of that NBFC and shall not in any way, whether directly or indirectly, be concerned with or take part in the management of any NBFC for a period not exceeding 5 years at a time, as may be specified in the order. तो बेसिकली जिस दिन उनका रिमूवल अनाउंस हुआ है, उस दिन से वो उस कंपनी के डायरेक्टर होना सीज़ हो जाएँगे। मतलब उस दिन से वो उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं कहलाएँगे और मैनेजमेंट में भी वो किसी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते। इसके अलावा वो और किसी एनबीएफसी में भी कोई पार्ट नहीं ले सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स और एज़ मच टाइम एज़ मे बी स्पेसिफाइड। मतलब 5 साल का एक कूलिंग पीरियड आ जाएगा कि आप किसी एनबीएफसी से निकाले जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको रिमूव किया गया है, निकाले जाने के बाद उस एनबीएफसी में या किसी भी और एनबीएफसी में 5 साल तक डायरेक्टर की पोस्ट को आप नहीं ले सकते, नहीं टेकअप कर सकते हो। Where an order of removal has been made, the RBI may, by an order in writing, appoint a suitable person. Appoint a suitable person in the place of a director who has been so removed from his office, with effect from such date as may be specified in such order. Any person appointed by the Reserve Bank shall hold the office during the pleasure of the Reserve Bank and subject thereto for a period not exceeding 3 years, and for such further period not exceeding 3 years at a time. Shall not incur any obligation or liability by reason only of his being a director for anything done or omitted to be done in good faith in execution of the duties of his office or in relation thereto. तो इसका क्या मतलब हुआ कि आरबीआई जब किसी को रिमूव करेगी फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो वो चाहे तो किसी और को उसकी जगह अपॉइंट कर सकती है और उस दिन से अपॉइंट कर सकती है जिस दिन उन्होंने उसके रिमूवल का ऑर्डर दिया है। जो भी पर्सन उनकी जगह अपॉइंट होगा वो उस ऑफिस को होल्ड करेगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द आरबीआई। अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो 3 साल से ज़्यादा तक वो उसको ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। हो सकता है आरबीआई उसको फर्दर पीरियड का एक्सटेंशन भी दे दे, लेकिन एक्सटेंशन का पीरियड भी 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। और जिस टाइम तक वो ऑफिस में है तो उस टाइम तक वो किसी भी तरीके की ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी को इनकर नहीं कर सकते, सिर्फ इसी वजह से कि वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं। जो भी वो करें वो गुड फेथ में होना चाहिए और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करते हुए होना चाहिए। तो notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any contract, memorandum or articles of association, on the removal of a director from the office under section 45 ID, such director shall not be entitled to claim any compensation for the loss or termination of the office। मतलब ऐसा डायरेक्टर जिसको निकाला गया है अपने ऑफिस टर्म से, वो किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं क्लेम कर सकता द कॉम्पनसेशन फॉर लॉस, कि उसको निकाले जाने की वजह से कोई लॉस हुआ है और उसको कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए। तो वो किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। ओके, क्लियर हुआ? अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन को करना है दैट इज सुपरसेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एनबीएफसी। यानी यहाँ पर क्या होगा, आरबीआई जो है वो एनबीएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ओवरटेक कर लेगा, उनको सुपरसीड कर लेगा और ख़ुद अपनी तरीके से एनबीएफसी को ऑपरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये भी एक प्रिवेंशन मेजर है आरबीआई की तरफ से कि कहीं एनबीएफसी का जो मैनेजमेंट है वो कोई गलत कदम ना उठाएं और लोगों का जो भी उसमें इंटरेस्ट है एनबीएफसी में वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाए। ठीक है, तो ये अपन ने आरबीआई में भी पढ़ा है कि आरबीआई चाहे तो किसी भी बैंक या एनबीएफसी को सुपरसीड कर सकता है। सेक्शन 45 IE of the RBI Act provides that where the Reserve Bank is satisfied that in the public interest or to prevent the affairs of the non-banking finance company being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors or creditors
or of the NBFC other than government company, or for securing proper management of such company, और for financial stability. मतलब इन सब reasons की वजह से RBI चाहे तो supersede कर सकता है. It is necessary so to do. The Reserve Bank may for the reasons to be recorded in writing by order. तो जो भी वो order देंगे उसमें reasons लिखे होने चाहिए. Supersede the board of directors of such company for a period not exceeding 5 years. 5 साल से ज़्यादा तक नहीं होना चाहिए सुपरसेशन का पीरियड. एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर विच मे बी एक्सटेंडेड. वो चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो हाउएवर दैट द टोटल पीरियड शैल नॉट एक्सीड 5 years. ताकि पर एक्सटेंशन भी इस तरीके से होगा ताकि टोटल पीरियड जो है वो 5 साल से ज़्यादा ना हो. The Reserve Bank, on the supervision of the Board of Directors of the NBFC, appoint a suitable person as the administrator for such period as it may determine. तो वो किसी एक को appoint कर सकते हैं as an administrator for such period. The Reserve Bank shall may issue such directions to the administrator as it may deem appropriate, and the administrator shall be bound to follow such directions. तो रिजर्व बैंक एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्शंस देती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बाउंड है, मतलब उसके लिए कंपलसरी है उन डायरेक्शंस को फॉलो करना. Upon making the order of supersession of the board of directors of the NBFC, the chairman, managing director, and other directors shall, from the date of such supersession of the board, vacate their offices. तो जो भी वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, उनको अपने ऑफिसेज वेकेट करने पड़ेंगे. All the powers, functions, and duties which may by or under the provisions of the RBI Act or any other law for the time being in force be exercised and discharged by or on behalf of the board of directors of such NBFC, or by resolution passed in general meeting of such NBFC, shall, until the board of directors of such company is reconstituted, be exercised and discharged by the administrator. मतलब उस टाइम तक, मतलब जब तक ये सुपर सेशन हुआ है, ये लोग अपने ऑफिसेस वेकेट कर देंगे. तो जो भी इनके पावर्स, फंक्शंस और ड्यूटीज़ है, अब वो कौन डिस्चार्ज करेगा? जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था आरबीआई ने, अब वो सारे पावर्स और ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेगा. ठीक है, तो बहुत इजी था. आरबीआई चाहे तो एनबीएफसी के पूरे बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है. मैक्सिमम पीरियड शैल बी 5 years, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रीजंस भी जो है वो राइटिंग में रिकॉर्डेड होने चाहिए. वो किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द अफेयर्स. और जो जब से वो सुपरसीड करेगा तब से जो भी मैनेजरल पर्सनस थे एनबीएफसी के, यानी डायरेक्टर्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उन सबको अपने ऑफिसेस वेकेट करने पड़ेंगे. और दूसरी बात, जो भी उनकी ड्यूटीज़ या फंक्शंस थे वो अब कौन अदा करेगा? जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया है वो. चलिए आगे बढ़े. रिजर्व बैंक टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग द डिपॉजिट्स ऑफ मनी. मतलब रिजर्व बैंक चाहे तो रेगुलेट कर सकता है या प्रोहिबिट कर सकता है कि एनबीएफसी किसी भी तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी किसी भी मीडिया में जिसके थ्रू वो पब्लिक से डिपॉजिट्स मांगना चाहती है. ठीक है, तो कोई भी वो किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते. Section 45J of the Reserve Bank of India Act 1934 empowers the Reserve Bank, if it considers necessary in the public interest so to do, by general or a special order, regulate or prohibit the issue by any NBFC of any prospectus or advertisement soliciting the deposit of money from the public. मतलब वो किसी भी एनबीएफसी को एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करने से मना कर सकती है जिस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो लोगों से डिपॉजिट्स मंगवाना चाहते हैं. ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को प्रिंट करने से या किसी भी मीडिया में डालने से वो मना कर सकते हैं. It shall specify the conditions subject to which any prospectus or advertisement, if not prohibited, may be issued. अगर prohibit नहीं भी होता है तो वो conditions दे सकते हैं कि आपको ये conditions follow करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप advertisement दे पाओगे. तो उन conditions में कुछ लिखा हो सकता है जिसका पालन करना आपके लिए ज़रूरी होगा. Otherwise, आरबीआई चाहे तो आपको प्रोहिबिट कर सकता है कि आप किसी भी तरीके के कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स इशू नहीं करोगे जिन एडवर्टाइजमेंट्स के तहत आप पब्लिक को सॉलिसिट करोगे, यानी इनवाइट करोगे आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. ठीक है, इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करने के लिए. चलिए
आगे बढ़े। पावर ऑफ द बैंक टू डिटरमाइन द पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शंस। According to Section 45JA of the RBI Act 1934, if the bank is satisfied that, in the public interest or to regulate the financial system of the country or to its advantage, or to prevent the affairs of any NBFC being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors. सब सेम लैंग्वेज लिखी है पिछले पिछले पैराग्राफ्स में जो अपन ने करा है, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। or in a manner prejudicial to the public interest of the non-banking finance company, it is necessary or expedient to do so. It may determine the policy. यहाँ से important है कि it may determine the policy and give directions to all or any of the NBFCs. तो RBI चाहे तो पॉलिसी डिटरमाइन कर सकती है और डायरेक्शंस भी दे सकती है NBFCs को relating to income recognition, accounting standards, making of proper provision for bad and doubtful debts, capital adequacy based on the risk weight for assets, credit conversion factors for off balance sheet items, and also relating to the deployment of funds by the NBFC or class of NBFC or NBFCs generally, as the case may be, and such NBFC shall be bound to follow the policies so determined and the directions so issued. तो क्या कहना चाहते हैं बेसिकली यहाँ पर कि आरबीआई जो है वो किसी भी तरीके के आपको डायरेक्शंस दे सकती है। डायरेक्शंस जब वो देगी तो वो ऑर्डर के तहत देगी, तो उस ऑर्डर के अंदर रीजंस लिखना भी ज़रूरी है कि आप क्यों ये डायरेक्शंस देना चाहते हो। तो वो डायरेक्शंस में वो कुछ भी लिख सकते हैं रिगार्डिंग कि आप इनकम रिकग्निशन आपकी कंपनी में क्या होगा। इनकम रिकग्निशन नॉर्म्स अपन ने पढ़े थे इन दी आरबीआई एक्ट, जिसमें अपन ने एनपीए डिक्लेरेशन और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो वो सब यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो आपको फॉलो करना है उसके बारे में बोल सकती है। प्रोविजनिंग के बारे में बोल सकती है, एनपीएस में अपन ने प्रोविजनिंग भी पढ़ी थी तो उनके बारे में भी बोल सकती है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में बोल सकती है, जो मैंने आपको स्पेसिफिकली एग्जांपल देके समझाया था कि अलग अलग रिस्क वेट्स के अकॉर्डिंगली आप एसेट्स को ग्रुप कर देते हो और फिर एडिक्वेट कैपिटल निकालते हो कि रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से आपको कितना मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आरबीआई चाहे तो डायरेक्शंस दे सकती है एनबीएफसी को, और एनबीएफसी जो है वो बाउंड होगी आरबीआई के डायरेक्शन से। The RBI may give directions to the NBFC companies generally or to a class of NBFCs or to any NBFC company in particular. मतलब आरबीआई या तो जनरली भी इशू कर सकती है या किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ एनबीएफसीज को ये डायरेक्शंस इशू कर सकती है, या फिर किसी भी एनबीएफसी को किसी पर्टिकुलर तरीके से कोई डायरेक्शंस इशू कर सकती है। As to the purpose for which advances or other funds or non-fund based accommodation may not be made, मतलब किस हद तक आपको एडवांसेस नहीं करने हैं या क्या नहीं करना है, and the maximum amount of advances of other financial accommodation or investment in shares and other securities having regard to the paid up capital, reserves and deposits of the NBFC and other relevant conditions may be made by the NBFC to any person or any company or a group of companies. तो कुछ भी नहीं है, वो इन सब चीज़ों के बारे में आपको डायरेक्शंस दे सकती है कि आप कितना अमाउंट आप दे सकते हो मैक्सिमम एज एन एडवांस किसी फाइनेंशियल अकोमोडेशन के लिए या किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर्स में या सिक्योरिटीज़ में या किसी भी चीज़ के लिए आप कितना अमाउंट एडवांस दे सकते हो। तो ये सभी जो है रिजर्व बैंक अपने डायरेक्शंस में डिसाइड करके लिख सकता है। ओके, तो इस वीडियो में अपन यहीं तक रुकते हैं। अपन ने काफ़ी पावर्स डिस्कस करी हैं आज आरबीआई के बारे में कि आरबीआई की कौन कौन सी पावर्स हो सकती हैं अपॉन एनबीएफसीज। ठीक है, तो अपन आगे की वीडियो में अपन और पावर्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मेन चीज़ स्टार्ट होगी, दैट इज़ 3 जो अपन ने पढ़ा है ना, चैप्टर 3B, वो अपन को अब पढ़ना पड़ेगा। आरबीआई के एक्ट में जो लिखा हुआ है अबाउट एनबीएफसीज, उसके अंदर अपन को वो सारी चीज़ें कवर करनी है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कोई भी अगर डाउट्स हैं आपको तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ लें। चलिए, थैंक यू, सी यू।